दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। जानेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं, उनको क्या सुविधा मिल सकती है, लोन रीपेमेंट कैसे करना है कि नहीं करना है, और किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सब बातों को के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। आपके सामने मैं इस योजना की सारी जो तफसीलात हैं, जो विवरण है, मैं आपके सामने उसको रखूंगा और आशा है कि इस वीडियो के साथ आप को इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। कोई संशय आपका इसके बाद में कोई बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, बिहार सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और जरूरतमंद छात्रों के लिए, वैसे छात्र जो आगे पढ़ना चाहते हैं और उनके कोई आर्थिक बाधा उनके सामने आ रही है, पैसे का अभाव है और वो कोई कोर्स ऐसा टेक्निकल नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कि उनको एक अच्छे रकम की आवश्यकता होती है, तो सरकार 4 लाख रुपए तक की राशि अपनी गारंटी पर बिहार के छात्र छात्राओं को दे रही है। इसके लिए कौन कौन लोग सर्वप्रथम इस योजना की गाइडलाइंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। गाइडलाइंस का अर्थ होता है कि वह निर्देशिका जिसके आधार पर यह योजना काम करती है। जैसे कि इस देश में कई सरकारी योजनाएं चलती हैं। आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा या जो स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान योजना, ये जितनी भी गवर्नमेंट की सरकारी योजनाएं हैं, लड़कियों के लिए साइकिल हो गया, मध्याह्न भोजन योजना, ये जैसी भी जन कल्याणकारी कोई भी योजना होती है, उसके क्रियान्वयन के लिए एक पॉलिसी, एक नीति, एक नियम बनता है कि इसकी क्या रूपरेखा रखेगी, इसका क्या लक्ष्य रहेगा, कौन कौन लाभार्थी होंगे, कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए सारी योजनाओं का एक गाइडलाइंस, एक निर्देशिका सरकार पहले तैयार करती है। तो इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी निर्देशिका सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वेबसाइट है, जिसपे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर ये इस योजना का की गाइडलाइंस उपलब्ध है। अभी मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं। पहले आप गूगल ओपन कर लेंगे अपने ब्राउजर में, किसी ब्राउजर में जाकर जो आप यूज करते हो, गूगल खोल लेंगे और इसमें आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी टाइप करेंगे तो हमें सेम वेबसाइट पर ही हमें ले जाएगा, ठीक है ना। सिंपली हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार। देखिए, ये आपको सीधा उसी वेबसाइट के पर ले जाएगा जिसका नाम है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, www.7mission.yuvamission.bihar.gov.in। अभी इसको हम लोग खोलते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारा सेक्शन है, क्योंकि ये कई योजनाएं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत चलती हैं। हमें फिलहाल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेनी है, तो हम अभी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर जाएंगे और देखिए जो ऊपर में जहाँ पर होम लिखा हुआ है उसके बगल में एप्लीकेशन स्टेटस है, उसके बगल में गाइडलाइंस है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें पहली योजना जो है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पीडीएफ जो इसका गाइडलाइन है वो खुल जाएगा। ये कुल 13 पन्ने का है, जिसमें पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ है कि इस पूरी योजना के मूल में क्या है उसको यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है। कि जैसे इसमें लिखा है कि वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 14.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 24% है और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हम कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर पर तो जाएं ही, उससे आगे भी जाएं। मुख्यमंत्री के द्वारा भी अपने विभिन्न जो भाषण है उनके, उसमें भी इस तथ्य का उन्होंने जिक्र किया है। तो ये इसकी प्रस्तावना है और इसीलिए यह योजना लाई गई है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? इसका प्रति वर्ष हर फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग लक्ष्य होता है। जैसे 2018, 19, 20, 2021 का लक्ष्य यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इसमें कितने छात्रों को दिया जाएगा। 2021 में ये करीब 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा और उसके बाद के भी छात्र अगर आते हैं
तो उनको भी इस योजना में समायोजित किया जाएगा। लेकिन लक्ष्य सरकार अपना एक निर्धारित करके चलती है कि हमें इतने छात्रों को तो कम से कम उसमें जोड़ना ही है। तो अब थर्ड इसका लाइन है, योजना के लिए पात्रता, कौन एलिजिबल है, किनको मिलेगा। इस योजना में स्पष्ट कहा गया है कि इस योजना के तहत बिहार राज्य के वैसे निवासी जिन्होंने बिहार राज्य के किसी भी बोर्ड से, अब किसी भी बोर्ड का मतलब है वो बिहार बोर्ड तो है ही, साथ ही आप यदि सीबीएसई से किए हैं, आईसीएसई से किए हैं, बी बॉस से किए हैं, एनआईओएस से किए हैं, राज्य के अंदर में किसी भी स्कूल से किए हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा यदि आप बिहार के निवासी। अच्छा, सरकार का यह भी कहना है इस गाइडलाइंस के हिसाब से कि जो सीमावर्ती जिले हैं अन्य राज्यों के, जैसे हमारा बॉर्डर बिहार का लगता है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर का जिला है जैसे बलिया हो गया, या जैसे आपको गाजीपुर हो गया, देवरिया हो गया, इन जिलों के से भी, जैसे अब जो उस बॉर्डर एरिया में जो बच्चे रहते हैं, कई दफा वो उस जिले में जाकर के भी फॉर्म भर देते हैं और वहां से भी अपनी 12th की परीक्षा देते हैं। तो और झारखंड से जो जिले लगते हैं हमारे, जो नवादा वगैरह हो गया, ठीक है, औरंगाबाद वगैरह का जो जिला है, जो जिनका बॉर्डर झारखंड से शेयर होता है, या बंगाल से जो भी हमारे सीमावर्ती राज्य हैं जिनका बॉर्डर का जिला हमारे राज्य से लगता है, उनके भी वैसे छात्र जो बिहार के हैं वहां से भर्ती हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा एज पर द गाइड। अब पहला लाइन यही है कि विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार से संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित। तो वैसे बच्चे, पहली तो क्राइटेरिया यही हो गया कि 12th जो आपको हम बता दिए कि बिहार के अंदर में होना चाहिए या सीमावर्ती जिलों से होना चाहिए। और इसका जो पहला इसमें दिया है एनेक्सर, उसमें स्पष्ट है कि आपको किसी भी वैसे नियामक में, किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी हो या कोई एलिजिबल इंस्टीट्यूशन हो जिसको कि सरकार से मान्यता प्राप्त हो या राज्य से मान्यता प्राप्त हो, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो, वैसे ही इंस्टीट्यूशन के लिए आपको ये मिलेगा। जिन आप पहले आप कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में या कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएं, तो आप उससे यह जरूर पूछें कि क्या उसको स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा अनुमति है कि नहीं। आप उससे मांगिए, आप उसको चेक करिए कि हम यह जो इंस्टीट्यूशन है इसको गवर्नमेंट से आखिर इसको संबंधन मिला है कि नहीं मिला। तो वैसे इंस्टीट्यूशन के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह ऋण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सके। अब इसमें आप जनरल कोर्स के लिए बीए, बीसीए, बीएससी वगैरह के लिए तो ले ही सकते हैं, साथ ही जो टेक्निकल पाठ्यक्रम है, वोकेशनल है, बीसीए हो गया, बीएससी आईटी हो गई, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक वगैरह, अन्य जो टेक्निकल और वोकेशनल के कोर्स हैं, उसके का भी लाभ आपको इसके अंदर में मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या मिलेगा? आप जो मैंने कह रहा था, मैं अभी बता रहा था कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर भी यहाँ पर स्पष्ट है कि जो सीमावर्ती जिले हैं जिनका बॉर्डर लगता है झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उनके जो भी 10वीं या 12वीं से जो उत्तीर्ण छात्र हैं जो बिहार के निवासी हैं, उनको भी इसका योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना के लाभ में क्या क्या सम्मानित है उसका भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मान लीजिए आपने किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराया जहां पर उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का खुद का हॉस्टल है, तो वैसे में वह अमाउंट उस इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। लेकिन यदि उस इंस्टीट्यूशन के पास खुद का हॉस्टल नहीं है तो आपको वहां पर किराए पर रूम लेकर के, या आपको बाहर में कोई जो प्राइवेट पीजी वगैरह है वहां पर आपको रहने के लिए, आप हॉस्टल के खर्च के लिए सरकार आपको पैसा देती है। और इसके लिए एक स्लैब बना है कि किस शहर के लिए हम कितना देंगे। अब मान लीजिए कि जो खर्च आपको पटना में है वही खर्च आपको बेंगलोर और दिल्ली में नहीं रहेगी, इसलिए सरकार ने शहरों को वर्गीकृत किया है। जो हमारा बिहार का राजधानी पटना है वो बी में आता है और इसके लिए 4,000 रुपये की राशि प्रति माह बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, यानी एक साल में आपको 48,000 रुपया उसके लिए दिया जाता है। इस योजना के लिए आप और भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, 25 वर्ष से अधिक के छात्रों को नहीं मिलेगा यदि उनको यूजी कोर्स के लिए चाहिए। और यदि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज के लिए, तो वैसी स्थिति में आपके लिए जो मैक्सिमम एज की लिमिटेशन है वो 30 वर्ष की है।
इसमें एक और ध्यान देने वाला तथ्य है कि यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपलब्ध उपाधि है तो उसी स्तर की उपाधि के लिए आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपने बीए कर लिया और अब आप बीसीए करना चाह रहे हैं या बीबीए करना चाह रहे हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वह एक ही स्तर का है, ग्रेजुएशन ही है। 3 साल का जो ग्रेजुएशन है उसको दोबारा करने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, पीजी करने के लिए आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको एक ही बार एक कोर्स के लिए मिलेगा। आप चाहेंगे कि हम बीए कर लिए और अब हम टेक्निकल कोर्स करें तो वैसी स्थिति में आपको नहीं मिलेगा, एक बार में एक ही कोर्स के लिए मिलेगा। अच्छा, और एक जो 7वां इसमें तथ्य है उसको समझ लीजिए आप लोग। इसमें लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। अब इस तथ्य को समझ लीजिए कि यदि आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई किए, सेकेंड ईयर में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको या आपके इंस्टीट्यूशन को उसके लिए पेमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको उसका चुकाना पड़ेगा। आपने पढ़ाई के लिए आप इस ऋण को लिया है और आप पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं तो लक्ष्य पूरा नहीं होता है, जो सरकार का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो आपसे ऋण वसूल भी सकता है बीच में, अगर बीच में पढ़ाई आप छोड़ते हैं। इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आवेदन करने के लिए आपको वही है जो पहले आपके, अगर आप इसके लिए योग्य हैं, बिहार से हैं, आपने इंटर की पढ़ाई की है बिहार के अंदर में रह करके या सीमावर्ती जिलों से, तो आप अपने सभी दस्तावेज को लेकर के, दस्तावेज में आपको क्या क्या लेना होगा? आपको मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। आपको सीएलसी आपको लगेगी। आपको इसके अलावा आपको आवासीय, आपके बैंक का पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ और आपके एक इंट्रोड्यूसर जो आपके माता पिता भाई बहन यानी रक्त संबंधी जो है आपके ब्लड रिलेटिव वो होंगे, उनका एक फोटोग्राफ और एक आईडी प्रूफ लगेगा। ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लेते हैं और वहां से आपको एडमिशन लेटर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट और जो कॉलेज से आपको मिला है ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए पहले आप क्या करेंगे कि इस वेबसाइट के पर, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्वयं अपने से कर सकते हैं, या किसी भी आप कॉलेज में आप इसके लिए आपको असिस्ट कर दिया जाएगा, या साइबर कैफे वगैरह में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसमें आपका जो बेसिक डिटेल है वो भर दिया जाता है और आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप दे दिया जाता है जो आपके संबंधित जिला में जाकर के आपको वहां पर आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ओरिजिनल लेकर के जाना होगा, जिसको वो लोग तुरंत चेक करके आपको हैंड टू हैंड वापस कर देते हैं और वहां पर आपका पूरा बायोमेट्रिक्स वगैरह होगा। और इस प्रक्रिया के बाद में आपको वहां से एक पावती यानी कि प्राप्ति रसीद मिल जाएगी। यानी उस प्राप्ति रसीद का अर्थ यह है कि आपका आवेदन हो चुका और अब आपका आवेदन वहां पर स्वीकार है और उसमें वो लोग प्रोसेस का काम करेंगे। आपके पास में वो रसीद रहेगी जिसमें कि आपका पंजीयन संख्या वहां पर लिखा रहता है। तो ये वही सब सारी बातें हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं। और उस पावती के बाद में आपको एक निर्धारित तिथि के बाद में आपके जो जहां पर आपने एडमिशन कराया है वहां पर आपका कागजातों के सत्यापन के लिए वहां से भेजा जाएगा। डीआरसीसी से एक टीम जाएगी जो कॉलेज में जाकर के आप वहां पे अध्ययनरत हैं कि नहीं है इसकी जानकारी लेगी और वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद में अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सबमिट करेगी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में अगली प्रक्रिया यह होती है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद में आपको, वो 15 दिन का समयावधि होता है, आपको डीआरसीसी के द्वारा एक मैसेज जाएगा जिस पर यह लिखा रहेगा कि आप 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लेकर के आप आइए, जिस पर एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होने के बाद में आपको एक 10 दिन का एक और समयावधि लगता है जिसमें राशि का स्थानांतरण किया जाता है। तो राशि का स्थानांतरण दो तरह से होता है। पहली जो कॉलेज की फीस है वो कॉलेज के खाते में चली जाती है। जो हॉस्टल यानी लिविंग एक्सपेंस है अगर आप वो मांगते हैं तो वो आपके खाते में वो भेजा जाएगा। पटना की स्थिति में वो 48,000 रुपया 4,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से है। साथ ही आपको 10,000 रुपया सालाना स्टेशनरी के लिए भी सरकार देती है। यह कुल मिलाकर के 4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो 4 लाख के सीमावधि के अंदर में जो पैसा है वो आपको सरकार देगी। अगर आप चाहें, अगर मान लीजिए आपके किसी कोर्स का फी 2 लाख 2.5 लाख है और आप
उसमें हॉस्टल आप उसमें चाहें कि हमें एक लैपटॉप हॉस्टल खर्च के अतिरिक्त एक लैपटॉप भी लेना चाहें, अगर वह सब कुछ 4 लाख के अंदर में आता है तो सरकार आपको एक लैपटॉप खरीदने के लिए भी राशि जारी कर सकती है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा की स्थिति में आपको वह लागू नहीं है। इस गाइडलाइंस में पूरा जो काम है वो किस तरीके से होगा और कितना समय अवधि लगेगा, इसको भी स्पष्ट किया गया है। आवेदक को जो काउंटर पे जाएगा तो वहाँ वो 15 मिनट में कर देंगे, वो अनुशंसा 15 मिनट का और समय लगेगा। शिक्षा विभाग का जो एजेंसी है वो आपके आवेदन को 15 कार्य दिवस के अंदर में उसका सत्यापन करेगी, ठीक है ना। नोडल पदाधिकारी उसको स्वीकृत करके ऑनलाइन अनुशंसा जो वित्त निगम है बिहार सरकार की, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, उसके पास में भेजेंगे प्रतिवेदन प्राप्ति के 2 दिन के अंदर, और उसके बाद में एग्रीमेंट का जो काम है वो अगले 15 दिन के अंदर किया जाएगा। और उसके पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कोई आपत्ति है, कोई त्रुटि है, कोई दिक्कत है तो वो उसको सुधार करके आपको निगम को वापस उपलब्ध कराने के लिए 15 कार्य दिवस का समय लगेगा। और इकरारनामा यानी एग्रीमेंट हस्ताक्षर होने के बाद राज्य सरकार शिक्षा वित्त निगम को इसकी ऑनलाइन प्रति उपलब्ध कराएगी इकरारनामा की तिथि। और उसके बाद में जब आपका एक एग्रीमेंट वित्त निगम शिक्षा वित्त निगम बिहार सरकार को चला जाता है तो 10 कार्य दिवस के अंदर में आपको राशि स्थानांतरित कर दी। अब हम आते हैं ऋण की राशि अगली किस्तों का भुगतान। अब एडमिशन के बाद आपको पहली राशि तो सरकार ने दे दी, दूसरी राशि कैसे आप देंगे? दूसरी राशि के लिए जब आप प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको एक मार्कशीट मिलता है या आपको कॉलेज से एक प्रोन्नति पत्र मिलता है कि हाँ ये अब अगले क्लास में चले गए हैं, अगले ईयर में सेकेंड ईयर में चले गए हैं। तो उस पत्र को या उस मार्कशीट को आपको जो वेबसाइट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, उसमें आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जो सब्सिक्वेंट पेमेंट का लिंक है उस पर आपको उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद उसके जांच के बाद में सरकार आपको अगली राशि का भुगतान करेगी। इसी तरीके से 3rd ईयर में जब आप 2nd ईयर का एग्जाम देंगे तो 3rd ईयर का पैसा आपको सरकार अगली किस्त का भुगतान करेगी। अब ऋण वापसी की प्रक्रिया। ऋण वापसी की प्रक्रिया, जैसे आपने 3 साल की पढ़ाई की, उसके बाद में आपको 6 महीने का मोरिटेरियम अवधि दिया जाता है। मान लीजिए कि कई दफा हो सकता है कि आपको 3 साल में कॉलेज छोड़ते ही रोजगार न मिले या आपको नौकरी नहीं मिले तो या आपकी आय चालू नहीं हो, तो आपको 6 महीने का मोरिटेरियम अवधि दिया जाता है जिसमें आपको ऋण का किस्त का वसूली स्थगित रहेगा। और यदि आपका फीस 2 लाख रुपए तक का है तो 60 किस्त में 4 लाख रुपए तक का आपने ऋण लिया है तो 84 किस्तों में इसको वापस करना होगा। छात्राओं के लिए लड़कियां जो है उनके लिए 1% ब्याज लगता है और जो लड़के हैं उनके लिए 4% का ब्याज लगता है। इसकी वापसी क्या कैसे होगी? जब आप नियोजन हो जाता है आपका, जब आपकी नौकरी लग जाती है तब आपको इस पैसे को चुकाना होता है। अन्यथा यह जो राशि है जो आपको आपका जो किस्त चुकाना है वो आपका स्थगित रहता है। लेकिन आपको एक काम करना होगा इसके लिए। इस अवधि में यदि आपका नियोजन नहीं होता है या स्वरोजगार या अन्य साधनों से आय नहीं होता है तो वैसी स्थिति में आपको एक शपथ पत्र यानी एक एफिडेविट आपको DRCC पर उपलब्ध कराना होगा। उसकी वेबसाइट पर आपको अपलोड कर देना होगा कि आवेदक नियोजित / स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधन से आय प्राप्त नहीं कर रहा है। बस यही एक लाइन आपको लिख करके उनको देना है साल में 2 बार, जून में एवं दिसंबर के अंतिम जो पखवाड़ा है, अंतिम जो समयावधि है दिसंबर की, उसमें आपको ये अवेलेबल करा देना है DRCC को लिख करके कि भाई अभी हम न नियोजित है, न स्वरोजगार में है, न मेरे पास कोई अन्य आय का साधन है। तब तक आपसे ऋण की कोई वसूली नहीं होगी। यदि आप जॉब में जाते हैं, चले जाते हैं, रोजगार पा लेते हैं, तभी आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा। तो आशा है कि इस गाइडलाइंस के हिसाब से आपने सभी तथ्यों को अच्छे से समझ लिया होगा। ये गाइडलाइन सभी को सामान्य तरीके से आप जाइए और गूगल पर साथ लिस्ट है, युवा मिशन वेबसाइट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, वहां से गाइडलाइंस आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको पूरा पढ़िए। पूरे कागज को पढ़ना और समझना सबसे जरूरी है।
तो पढ़ लेंगे, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कोई कहता है कि कब ऋण वसूली होने लगेगी, आपको जबरदस्ती पैसा वसूलने लगेगी। जी नहीं, सरकार का यह लक्ष्य है कि हमारा जो छात्र है, जो हमारा बच्चा है बिहार का, बाहर में जो मजदूर के रूप में जाता है, वह मजदूर के रूप में न जाए। अगर वह जॉब के लिए बाहर जाता है तो वह एक सक्षम युवा बन के जाए, वह एक ऐसा बच्चा बन के जाए, ऐसा एक एस्पिरेंट बन के जाए कि उसको जॉब, सम्मानजनक जॉब मिले और वो एक टेक्निकल और प्रोफेशनल कार्य करने के लिए सक्षम हो सके। तो वैसे छात्रों को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए ये योजना है और आशा है कि आप इस गाइडलाइंस को आप पढ़ेंगे और समझेंगे और समझने के बाद में इस योजना का लाभ लेंगे। साथ ही मैं आपको एक वीडियो भी अभी दिखाना चाहूंगा। तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, हाथ उठा के बताइए। तो आप लोगों ने सुना इस वीडियो में जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे कि पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है और इस योजना का लाभ लीजिए और सरकार के धन से पढ़ाई करिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी आपको आश्वस्त किया है कि यदि आप सरकार के धन से पढ़ाई करते हैं, जॉब नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में आपसे ऋण की वसूली नहीं होगी, वो माफ भी कर देंगे, ये सरकार ने कहा है। और इसको न सिर्फ कहा है बल्कि अपने जो गाइडलाइंस है उसमें भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि नियोजन नहीं होने की स्थिति में हम ऋण की वसूली नहीं करेंगे, वो स्थगित रहेगी। तो आशा है कि आपको ये तमाम तथ्य आपके संज्ञान में सब स्पष्ट रहेंगे और इस योजना से जुड़ी सारी भ्रांतियां आपकी मिट गई होंगी। धन्यवाद।